तो इलास्टिसिटी ख़त्म हो गया ना। यस सर। इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल चूँकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो न्यूमेरिकल्स जो है हम कोशिश करेंगे कि आगे के जो लेक्चर्स होंगे, मतलब आप लोग रहो ना रहो, ठीक है, तो उन लेक्चर्स में हम वीडियोज़ जो है अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल के सारे न्यूमेरिकल जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड है, कम से कम 15 प्लस न्यूमेरिकल या जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स रहेंगे मैं सब करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर जितना टाइम हमारे पास बचा है, तो उसमें हम लोग केवल चैप्टर को थ्योरेटिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है, हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, तो तरल दाब। तरल दाब, तरल का मतलब लिक्विड, तरल का मतलब लिक्विड सही है, ठीक है। तो तरल हमारे पास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर, ध्यान दीजिएगा कि तरल का मतलब लिक्विड से नहीं होता। जो लिक्विड आपका होता है उसे हम लोग द्रव बोलते हैं, ठीक है। और द्रव से भी पहले आपको द्रव्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य पदार्थ को कहते हैं, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें से एक जो स्पेसिफिक कंडीशन है या स्पेसिफिक स्टेज जो है, ठीक है, तो वो होता है आपका लिक्विड यानी कि द्रव। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज मत होइएगा, और तरल और लिक्विड में कंफ्यूज मत होइएगा। तो तरल का मतलब लिक्विड से नहीं है, तरल का मतलब जो होता है फ्लूइड से होता है। तो जब भी हम लोग तरल की बात करते हैं, तो किस पदार्थ को तरल कहा जा सकता है? तो तरल हम लोग उन पदार्थों को कहते हैं, जैसे पदार्थ को जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास मैटर है ना, तो मैटर को हम लोग 3 स्टेजेस होती है मैटर की। तो पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, ठीक है, और तीसरी गैस। तीसरी जो स्टेज है गैस। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो है लिक्विड, ये तरल का एक फॉर्म है, ठीक है, फ्लूइड का एक फॉर्म है, लेकिन फ्लूइड लिक्विड को ही कहते हैं ऐसा नहीं है। तो इसमें जब हम लोग फ्लूइड पढ़ने जा रहे हैं, तो लिक्विड और गैस यानी कि जो आपके पास होता है द्रव और गैस, दोनों को साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, यानी तरल बोलते हैं, ठीक है। तो तरल क्या हो गया? तो तरल की जब भी हम लोग बात करेंगे, तो तरल में आपका 2 चीज़ें आएंगी, क्या क्या ना, द्रव और प्लस गैस। तो ये दोनों की दोनों जो है तरल कही जाती है। तो ये तरल की स्टेज हो गई, ठीक है। तो तरल की डेफिनेशन क्या होगी? तो तरल इस प्रकार के ऐसे मटेरियल हैं जिनका शेप और साइज़ यानी आयतन और आकृति नियमित नहीं होता ना। जब हम लोग गैस की बात करें या लिक्विड की बात करें, तो क्या जो लिक्विड है उनका आयतन निश्चित होता है? नहीं। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, बॉटल भरोगे तो बॉटल का आकार ले लेगा, ठीक है। थाली में अगर गिरा दोगे तो थाली का आकार ले लेगा, जिस भी बर्तन में आप रखोगे उसी का आकार ले लेगा। मतलब इसका आयतन निश्चित है, लेकिन इसका आकार अनिश्चित है। जबकि अगर गैसों की बात करें, तो गैसों का क्या है? ना तो उनका आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है। अगर 1 मीटर क्यूब की यानी 1 लीटर भी गैस है, तो आप उसे 15 लीटर के सिलेंडर भरेंगे तो पूरे स्थान को ऑक्युपाई कर लेगी, पूरे आकार को ग्रहण कर लेगी, ठीक है। तो गैसों के केस में ना तो आयतन ही निश्चित होता है और ना ही आकार अनिश्चित होता है, यानी कि उनमें दो के दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो तरल, ये दोनों क्या हो गए? तरल हो गए, ठीक है। तो और यह तो दूसरी डेफिनेशन हम बताएं, दूसरे तरीके से तरल को डिफाइन करना चाहें, तो तरल इस प्रकार के पदार्थ हैं, मटेरियल हैं ना, जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध नहीं करते। जब भी इनमें विरूपक बल लगाया जाता है, तो जिस फॉर्म में इन्हें विरूपित किया जाता है, वो उस फॉर्म में विरूपित हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप चाहो वैसे कंप्रेस करके बदल सकते हो। तो इसमें जब इस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि विरूपक बल के लगाने पर इनको जैसे चाहे वैसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो उस केस में भी हमें संपीड़ितता को फोकस करना पड़ेगा, संपीड़ितता को जानना पड़ेगा। तो जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड की संपीड़ितता जो होती है वो मतलब कि शून्य होती है, शून्य संपीडी कह सकते हो, या तो इनकी असंपीड, या तो आप शून्य संपीडी बोलो या असंपीड, यानी कि लिक्विड को कितना भी प्रेशर अप्लाई करके आप क्या करते हो? संपीड़ित नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, और गैस की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें लिखो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना हमारे पास।
तो तरल, पहली हेडिंग इसमें कीजिएगा तरल, फ्लूइड। तरल वे पदार्थ हैं, तरल वे पदार्थ हैं, पदार्थ हैं जिनका आयतन व आकार, आयतन व आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित निश्चित होता है। इन्हें जिस किसी बर्तन में, जिस पात्र में रखा जाता है, रखा जाता है, उसी का आकार ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं। ठीक है ना, अर्थात तरल वे पदार्थ होते हैं, होते हैं जो बाह्य विरूपक बल का, बाह्य विरूपक बल ठीक है का विरोध नहीं करते, विरोध नहीं करते, नहीं करते। ठीक ना, तो इस प्रकार से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें हम लोग जब तरल की बात करेंगे तो तरल जो हमारा होता है, तो तरल दो प्रकार का हो जाएगा। ये कौन कौन सा? तो पहला आपका द्रव हो जाएगा और दूसरा गैस। तो पहला आपका द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, द्रव और द्रव्य, ये आपका द्रव हो गया लिक्विड, और दूसरा क्या होता है? द्रव्य। ठीक है, द्रव्य क्या होता है? तो द्रव आपका लिक्विड है ना, जैसे पानी, वाटर हो गया, और क्या हो गया? ऑयल। ठीक है, ये सब तो इसे हम लोग द्रव बोलेंगे। जबकि जो द्रव्य होता है, तो द्रव्य का मतलब पदार्थ से है। द्रव्य मतलब मैटर, यानी पदार्थ। ठीक है ना, और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए। तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो द्रव भी द्रव्य की एक अवस्था है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसमें जो द्रव और गैस है, इन दोनों को क्या बोला जाता है? फ्लूइड बोला जाता है, तरल बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आपका इधर क्या रहेगा? गैस। तो जो द्रव होता है, द्रव आपका शून्य संपीडी होता है। इसको संपीडित नहीं किया जाता कितना भी फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, कितना भी फोर्स अप्लाई करके, तो ये क्या होता है? शून्य संपीडी या असंपीडी? असंपीडी। ठीक है, जबकि ये संपीडित होता है, संपीड्य। इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख दो आप। तो एग्जाम्पल जैसे इसमें पानी हो गया ना, उसके बाद तेल, फ्लूइड ऑयल, जो भी मोबियाइल वगैरह यूज़ करते हो, सबका सब क्या है? द्रव है। ठीक है, और गैस में तो आप जानते हैं जितने भी प्रकार की गैसेस हैं सबको लिख सकते हो आप ना। हाइड्रोजन, हीलियम लिया, लिथियम, तो H2O2, ये सब क्या है? गैसेस है। नोट कर लीजिए पूरा। दूसरी हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, दाब। तो प्रेशर, दाब। दूसरी हेडिंग प्रेशर।
कर लीजिए हेडिंग प्रेशर, दाब। तो दाब क्या होता है समझिएगा, इसे हम लोग देखें पूरा। तो दाब की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये हो गया डेफिनेशन। मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन बल का और मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एफ, हाँ पास्कल भी होता है, आगे बात करेंगे हम लोग। एफ है क्षेत्र, तो यहाँ से इसको देखिए, तो दाब P इज इक्वल टू एफ अपान ए, ये हो गया ठीक। तो एफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में जब आप लिखोगे तो मीटर स्क्वायर, हिंदी में लिखोगे तो वर्ग मीटर, ठीक है। तो वर्ग मीटर का क्या मतलब होता है, मीटर स्क्वायर। तो ए की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, P इज इक्वल टू व्हाट, एफ। इसका मतलब कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। हाँ, तो जो दाब की ये डेफिनेशन है, जितना आप लोग यहाँ से बताए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं, तो ये डेफिनेशन टोटली रॉन्ग है, जब तक आप इसमें एक वर्ड का ना यूज़ करो, अभिलंबवत, ठीक है। तो क्योंकि दाब जो होता है किसी भी पृष्ठ पर कहीं पर भी हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से कंसिडर किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और आप इस पे दाब अप्लाई कर रहे हो, तो अगर एकदम परपेंडिकुलर रहता है तभी ये दाब कहा जाएगा, तो ये क्या है, P। अगर आप कुछ इस प्रकार से कुछ इस एंगल पर लगा रहे हो तो ये दाब नहीं होगा, बल्कि दाब ना होने की जगह पे क्या हो जाएगा, किसी प्रकार का फोर्स हो जाएगा जो यहाँ पर कुछ एंगल पर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो दाब होगा तो वो हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, उसकी यही खासियत है, उसकी यही डेफिनेशन भी है, ठीक है। तो पृष्ठ के परपेंडिकुलर लगा तो दाब, इस प्रकार से परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हो ना, अभिलंबवत, एकदम से 90 डिग्री के एंगल पर ही लगना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ पर जब हम लोग बात करेंगे दाब की, तो दाब जो होगा हमेशा क्या करेगा, अभिलंबवत ना, वो चाहे जिस प्रकार का पृष्ठ हो, इस पर लग रहा है इधर से तो ये भी 90 डिग्री, तो हर प्रकार के पृष्ठ से। तो जब कायदे से इसको आप तरीके समझो कि अगर आप फोर्स को 90 डिग्री के एंगल पर अप्लाई करते हो, फोर्स को लगाते हो, तो वो फोर्स जो है क्या कहा जाएगा, दाब कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कि जब भी लंबवत बल कार्य करेगा तो उस बल को हम लोग बल ना कह के क्या कहेंगे, दाब कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई दाब की डेफिनेशन। तो थोड़ा सा लिख दो आप, क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं अभी। कौन है यार, चुप रहो, ठीक है। तो दाब क्या हो जाएगा, धातु के किसी पृष्ठ पर या किसी भी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ के लिख दीजिए आप लोग, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं ना, ठीक। तो क्या होता है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो दाब की डेफिनेशन यहाँ से आ गई, बल बराबर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो P इज इक्वल टू बल F अपान A। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो प्रेशर P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। आप बल का मान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, प्रेशर यानी दाब का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपके है कि आपके पास है कि प्रेशर जो P है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A।
यानी कि अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाया जाए तो दाब का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल का मान घटाया जाए तो दाब का मान बढ़ जाएगा। ठीक ना। जैसे कि आप इस तरीके से सपोज करो कि ये मोटा सा पेन है ना, मार्कर है, मार्कर की टिप इस तरीके से, तो अगर हम इसको अपने हाथ में दबाएं तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर, परपेंडिकुलर फोर्स जब इस पर लगा रहे हैं, फिर भी ये क्या करेगा, हाथ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, जबकि अगर हमारे पास पेन हो, अभी यहीं पे हम पेन ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा भी इस पर अगर प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आराम से घुस जाएगा हाथ में। ठीक है ना, और तुरंत ब्लीडिंग होने लगेगी। तो इसी तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम पेन की नोक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्कर की टिप की रिस्पेक्ट में, इसके तुलना में इसकी जो नोक है वो बहुत पतली है। नोक पतली होने का मतलब कि इसका जो एरिया है, एरिया हम लोग बहुत कम कर दिए। और कैसे कम कर दिए, पॉइंट की तरह कर दिए, केवल पॉइंट से भी छोटा है। ठीक है, तो जब इस पर एरिया बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है तो उस केस में सेम फोर्स भी अगर हम लगाएंगे, उतना ही बल लगाएंगे जितना अभी तक मार्कर पर लगा रहे थे, तो उस केस में भी उस बल का मान इस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मान आपने कम कर दिया है। ठीक है, और इस तरीके से ये ईजिली घुस जाएगा। जैसे कि आप लोग दूसरी चीज़ें करते हो एक्सपेरिमेंट, जब घर में कीली गाड़ी हो ना, कीली गाड़ी रहती है दीवार पे कई सारे, तो आप क्या करते हो, अगर की कीली आपकी नुकीली है तो उसको अच्छे से हथौड़े से प्रहार करने पर वो क्या करेगी, अंदर घुस जाएगी। लेकिन अगर खीली में नोक नहीं है तो आप उस पर कितना ही फोर्स अप्लाई करते रहो, वो टेढ़ी हो जाएगी लेकिन अंदर घुसेगी नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो दाब, वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण उसका मान कम हो रहा है। ठीक है, और अगर नोक रहेगी तो चूँकि खीली का क्षेत्रफल बहुत कम है, उस पर दाब लगाओगे तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा और आराम से घुस जाएगी। ठीक है, तो और भी कई तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत सारे आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर एक खीली जो है पानी में डाल दी जाती है तो क्या करती है, तुरंत डूब जाती है। जबकि इतने बड़े बड़े जहाज़, इतने विशाल का है ना, उसमें 10 मंजिला 20 मंजिला जितने बड़े बड़े जहाज़ जो हैं आराम से तैरते रहते हैं। तो क्या रीज़न रहता है कि उनका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ना, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि दाब का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम क्षेत्रफल यानी कि दाब को रिड्यूस कर रहे हैं, क्षेत्रफल के मान को बढ़ाकर। ठीक, तो जैसे सर्कस दिखाया जाता है जब, तो सर्कस में दिखाया जाता है कि एक जो व्यक्ति होता है सर्कस दिखाने वाला, कर्तव्य दिखाने वाला, तो क्या करता है, अपने सीने पे हाथी को भी खड़ा कर देता है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, ऐसी भूल से कोशिश आप लोग मत कीजिएगा। हाथी अगर आपके सीने पे एक भी पैर रख देगा तो पूरी जो हड्डी है वो चकनाचूर हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, या तो सर्कस ही रहेगा या आप ही रहोगे। ठीक फिर वो करता क्या है, तो करता क्या है कि अपने सीने पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता रख देता है। ठीक है, लकड़ी तक का तख्ता रख देता है और फिर हाथी का पैर जब उस पर पड़ता है तो अब चूँकि क्षेत्रफल बढ़ गया है तो हाथी का जो वज़न है, पैर का जो वज़न है, वो भी उसे नुकसान नहीं कर पाता और वो सेफली बच जाता है। ठीक है ना, कई तरीके की इस तरीके के स्टंट जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं अपने सीने पे बड़ी बड़ी क्या करते हैं, बर्फ़ की सीलिंग्स रख लेते हैं और उसके बाद उसको तोड़ते हैं ना, तो उनके सीने पे मतलब कि एक तरीके से कहो कि प्रहार जैसी चीज़ है या बल लगता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। वही एक हथौड़ी अगर डायरेक्टली खींच कर मारनी हो सीने में तब समझ में आया उनको कि दाब क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन क्षेत्रफल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि उस केस में आप बड़े बड़े हथौड़े मारोगे फिर भी जो प्रेशर है यानी फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा और इस तरीके से आप अनअफेक्टेड रहोगे, कम से कम आपको नुकसान हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती है। नोट कर लिए आप लोग ये सारे पॉइंट्स? हाँ चलिए नोट कर लीजिए, पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। हो गया? देखिए तो एग्जाम्पल क्या बताया, एग्जाम्पल कुछ लिखना हो तो लिख दो, वैसे एक आध दो लिख दो बस हो गया। दीवार पर कील लगाना, कील लगाना। दूसरा, सर्कस में मनुष्य के सीने पर रखे, नहीं यार, सीने पर रखे लकड़ी के तख्ते पर रखे, लकड़ी के तख्ते पर हाथी का चढ़ना।
इत्यादि। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इत्यादि। और भी है नाव का कहाँ पे, समुद्र में तैरना या नदी में, समुद्र में तैरना। तो ये सब क्या है, दाब घटाकर, सॉरी, क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब घटाने के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर क्षेत्रफल के मान को बहुत कम कर दें तो इफ ना, तो इसको इस तरीके लीजिएगा। पहले हम औसत दाब को डिफाइन करेंगे। तो P इज़ इक्वल टू डेल्टा F अपान डेल्टा A, इस प्रकार से ना। ये क्या है, औसत दाब। तो औसत दाब, अब यहाँ से करते हैं क्या हम लोग, इफ़ डेल्टा A टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, यदि क्षेत्रफल का मान हम बहुत कम कर दें, ठीक है, क्षेत्रफल को क्या करें, एकदम से इस तरीके से क्षेत्रफल है तो इसको रिड्यूस करके एकदम कम कर दें ना, इतना। तो जब क्षेत्रफल का मान हम कम कर देंगे तो डेल्टा ए टेंड्स टू 0, तो P इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल F डिवाइडेड बाई डेल A, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, DF अपान DA। तो DF अपान DA ये क्या बताता है, तो P आपका जो होगा ये क्या बताएगा, DF अपान DA क्या बताएगा, तो DF बताएगा सूक्ष्म बल को, सूक्ष्म बल को, और DA क्या बताएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल को, सूक्ष्म क्षेत्रफल को। ठीक है, तो अगर आप क्षेत्रफल के मान को एकदम सूक्ष्म कर देंगे तो उस समय बल का मान भी क्या करेगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, और उस तरीके से जो बल आपका, जो दाब आपके पास आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल पे सूक्ष्म बल ही लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर सुई हाथ में चुभोनी हो तो क्या बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, नहीं, आराम से, क्योंकि क्षेत्रफल उसका क्या है, पॉइंट की तरह है, तो उसमें बहुत कम बल लगाकर भी आप आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हाँ, सुई का एग्जाम्पल तुमको सही बैठ नहीं रहा है ना, चाकू लेना ज़रूरी है, नहीं रहती तुम्हारी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हम क्या देखेंगे, इसका MKS यूनिट देखेंगे। तो MKS यूनिट, तो MKS यूनिट क्या होता है, तो सिंस P इज़ इक्वल टू F अपान A। ठीक है, तो P का मात्रक भी वही हो जाएगा, P का मात्रक बराबर हो जाएगा F यानी बल का मात्रक, ठीक है, का मात्रक, और डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल यानी A का मात्रक। तो क्या आ जाएगा इस प्रकार से, तो P का मात्रक आपके पास कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P का मात्रक, तो ये कौन सा मात्रक है, MKS से मात्रक। ठीक है, MKS से मात्रक। तो और इसके अलावा आप अगर जो दूसरे सिस्टम से उसमें निकालना चाहो, और दूसरा हम क्या करते हैं, SI यूनिट। तो इसकी जो SI यूनिट होती है, SI सिस्टम इंटरनेशनल, तो दाब की SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो दाब का मात्रक, मात्रक, ठीक है, किसके नाम पे दिया जाता है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल के नाम। तो पास्कल ने इस पर काफ़ी काम किया था दाब से रिलेटेड, तो इनके नाम पे इसका नाम मात्रक दिया जाता है। ठीक है, पास्कल। तो होता है क्या, 1 पास्कल की जो वैल्यू होती है, 1 पास्कल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर ये होता है। तो 1 पास्कल को शॉर्ट में PA, या पूरा नाम लिख दीजिए आप लोग, पास्कल, और शॉर्ट में PA इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा भी दाब के कई सारे मात्रक होते हैं, तो जैसे उसमें हम लोग बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। ठीक है,
तो वायुमंडली मतलब कि वायुमंडल का जो दाब है, जो हमारा वायुमंडल हमारे ऊपर लगा रहा है, ठीक है, तो हमारे ऊपर हर समय एक वायुमंडलीय दाब जो है वो कार्य करता रहता है। फिर भी हम इस चीज़ को फील नहीं करते क्योंकि हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं। इतने वायुमंडल में रहना हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, जान चुके हैं हम लोग। तो क्या होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय, ठीक है, तो वायुमंडलीय या इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इधर जगह नहीं बची क्या, इधर लिख देते हैं, अभी है इधर है ना, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते जाइए आप लोग। क्या होता है आपके पास, इधर लिखते हैं, तो एक वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल हमारे ऊपर जो दाब लगाता है, मंडलीय दाब बराबर कितना होता है, ठीक है, कितना, क्या बात करो, ये एसआई यूनिट थी आपकी, एसआई मात्रक, ये एसआई यूनिट। तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है आपके पास 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल PA, ठीक है। तो ये होता है वायुमंडलीय। तो ध्यान दीजिएगा, जो वायुमंडलीय होता है इसका जो हिंदी में इसको वायुमंडलीय और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, प्रेशर इज इक्वल टू, इधर हम इरेज कर दे रहे हैं, कर दे, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ध्यान दीजिएगा, तो एटमॉस्फेरिक की स्पेलिंग इसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लेते हैं ATM। तो ATM मशीन आप लोग जानते हो ना, उस तरीके से याद कर सकते हो कि ATM का मतलब क्या होता है। तो 1 ATM शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 1 ATM, कैपिटल एम भी नहीं, कैपिटल ए भी नहीं लिखते, शॉर्ट में केवल ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 ATM, नोट डाउन। उसके अलावा भी एक मात्रक होता है जब लोग क्या कहते हैं, टॉर, ठीक है, तो 1 टॉर, टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल, ठीक है, पास्कल। तो ये भी एक मात्रक। तो इतने सारे दाब के मात्रक जो होते हैं नोट कर लीजिए आप सब। कौन सा, तरल स्तंभ के कारण दाब या प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम। तरल स्तंभ, स्तंभ के कारण दाब, कारण दाब, ठीक है, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड कॉलम, ठीक है। तो चलो तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में रहने वाले जितने भी जलीय जीव होते हैं, जितने भी प्रकार के, सब के सब की जो आकृति होती है बड़ी अजीब सी होती है ना, एकदम चपटी चपटी, ठीक है ना। और हम लोगों की तो आकृति ऐसे नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं, कुछ मोटे पतले तोंद वाले ना, ठीक है, हर तरीके के। और लेकिन पानी में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं सब के सब की आकृति जो होती है सेम आकृति की होती है, चाहे आप मछली को देख लो, मगरमच्छ को देख लो, सब चपटे चपटे पतले पतले, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उन पर लगातार पानी का जो स्तंभ है वो एक फोर्स अप्लाई करता रहता है, ठीक है।
और उसके कारण क्या करते हैं हम, तो इससे यही चीज़ हमें कैलकुलेट करना है कि तरल स्तंभ के कारण दाब या तरल स्तंभ क्या होता है ना। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि बहुत ज़्यादा पानी भरा है, इस प्रकार से कोई सागर महासागर या कुछ भी कंसिडर कर लीजिए कि ये इतना पानी भरा है, ठीक है। और इस पानी में कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, क्या ठीक है ना। इस तरीके से पूरा पानी का एक पात्र बना देते हैं हम लोग, और इसमें कंसिडर कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, और यह तो इस तरीके से कंसिडर करो कि कोई यहाँ पे खड़ा ही है ना, विकास जैसे कंसिडर करो। हाँ, पानी में डूब गया है, ठीक है, डूब गया है, या तो फिर अपना कुछ कवच लेकर गया होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस केस में अब पानी तो ऊपर है पूरा, लेकिन विकास पे पानी का क्या करेगा, पानी एक दाब लगाएगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि कौन सा पानी दाब लगाएगा। पानी तो पूरा है, कि पूरा का पूरा पानी इस तरीके से इसके सर पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, या हाँ वही चीज़, ठीक है। अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सुरक्षा गया है विकास, ठीक है, तो कैसे, तो ये चीज़ हमें देखना है कि इस पर पानी जो होगा या कौन से पोर्शन का पानी केवल दाब लगाएगा ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलम यानी कि तरल का जो स्तंभ है उसके माध्यम से। होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा पानी जो है इसके ऊपर दाब नहीं लगाएगा, बल्कि कुछ पार्टिकुलर एरिया का पानी, या कह सकते हैं कि इसके सर के ऊपर का जो रहेगा, ठीक है, बस एक कॉलम बनता है। तो इस कॉलम का पूरा पानी जो है बस इसी पानी को विकास फील कर पाएगा, ठीक है, बाकी सब पानी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का जो एक बना ना, एक कॉलम बना, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तरल स्तंभ, यानी लिक्विड कॉलम या फ्लूइड कॉलम। तो ये पूरा बन गया ना कॉलम, कॉलम मीन्स एक स्तंभ, खंभा टाइप का, ठीक है। तो ये पूरा पानी, इसके अंदर जितना भी पानी है सब का सब विकास के सर पे विकास फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। हाँ, बस केवल इतना ही, बाकी पानी से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए तरल स्तंभ को पढ़ना, जो फ्लूइड कॉलम है उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। कि आप पानी में गए तो कितना पानी पर लगाएगा, इतना ज़्यादा पानी है क्या सबके पूरा का पूरा आप ही के ऊपर लगाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर का जो कॉलम जितना है उसी के एरिया का पानी आप पर प्रेशर लगाएगा, बाकी पानी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, तरल स्तंभ। तो इससे पहले तो आप बना देना कि तरल स्तंभ क्या होता है। तो तरल स्तंभ, ठीक है, मास्क को कुछ ऑक्सीजन लगाया होगा, ठीक है, तो हो गया, नहीं दिख रहा है, बात अलग। हाँ, तो दाब लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दाब नहीं होगा, ठीक है। पानी कितना ऊँचा है, अब देखो इसकी हाइट से कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हाइट का 2 गुना उठा है, यानी कि 20 फीट में गया होगा, 6 फीट का ये खुद ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं उठा पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं जा पाओगे, ऑक्सीजन लिया है यार, कह तो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना तरल स्तंभ क्या होता है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। और ये दाब कितना होता है ये सब भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब हम लोग इसी प्रकार का, चलो देखो ध्यान दो, करना क्या है हमें। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पात्र है इस प्रकार का ना, ये हमारे पास एक पात्र है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा पानी भर देते हैं, बीकर, ठीक है। तो इसमें पूरा पानी भर दीजिए। आप लोग बनाते रहिए फिगर, पानी भरना जानते ही है। ये है, अभी बनाएगा तुम लोग नीचे पानी क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तरल के पास अपना खुद का एक पृष्ठ होता है, स्वतंत्र पृष्ठ। नहीं, फिगर ही बनवाएंगे, लिखवाएंगे कुछ नहीं, डेरिवेशन कराना है। नहीं, पूरा बनाओ।
इस प्रकार से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसमें पानी भरा हुआ है इतना, ठीक। अब देखना, तो इस पानी में हम लोग 2 बिंदु कंसिडर करते हैं। ध्यान से देखना, मार्कर क्या हुआ दूसरा, केवल हम यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर कर ले रहे हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये एक जो पॉइंट है वो C है, ये पॉइंट क्या है C, और दूसरा जो पॉइंट है वो D है, यहाँ पे है। और सी डी के बीच की जो स्पेसिंग है, या कह सकते हैं इनकी जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो कितनी है h, ठीक है। तो सी डी के अनुदिश इसके चारों ओर हम एक कॉलम की, एक स्तंभ की कल्पना करते हैं ना। हम लोग मान लेते हैं कि इसके चारों ओर एक स्तंभ बना है और स्तंभ की ऊंचाई क्या रहेगी, h हाइट, अभी हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार का एक स्तंभ की कल्पना कीजिए ना, जो क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। तो जब ये स्तंभ हो जाएगा तो हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगेगा कॉलम के कारण, जो द्रव का कॉलम बनेगा इस प्रकार से। तो इसे पूरा फिगर कंप्लीट कीजिए आप। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, एक द्रव का स्तंभ बन गया, यहाँ से इधर और यहाँ से ना। और इनकी हाइट क्या थी, h, तो इस सिलेंडर की भी हाइट क्या हो जाएगी, s हो जाएगी, बात नहीं, ठीक। तो ये आपका पॉइंट क्या है, C है, और ये वाला पॉइंट क्या है, D है। इस प्रकार से C और D, ध्यान दीजिए। अब अगर हम देखें तो ये जो सिलेंडर है वो पूरा का पूरा पानी में क्या है, इमर्स्ड है, पानी में डूबा हुआ है। पानी में डूबा हुआ है तो इसके ऊपर का जितना भी पानी है सब इस पे नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट A यानी कि C पर नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। कौन सा, mg तो इसका खुद का भार होगा, वो तो हमेशा नीचे की ओर ही कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर इस एरिया का क्षेत्रफल क्या हो, A हो ना, ठीक है। इस एरिया का क्षेत्रफल A हो और इस पर जो दाब हो वो P1 हो। हम लोग ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि इस पर जो दाब है वो कितना है, P1 ना। तो P1 या P डैश कुछ भी, इस पर दाब हम लोग P1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस पर जो बल लगेगा, तो दाब बराबर हमारे पास क्या होता है, P1 इज इक्वल टू F1 अपान A। तो बल F1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू A। तो इस दाब के कारण इस पर बल कितना लगा, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A, इतना बल लगेगा, ध्यान देना। तो इतना बल इस पर इधर की ओर इस पृष्ठ पर लगेगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का खुद भार होगा mg, और वो कहाँ कार्य करेगा, mg हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि mg किधर एक्ट करेगा, नीचे की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा, अब जो दूसरा वाला पृष्ठ हम लोग D कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A ही है, बस दाब अलग है, ठीक है। दाब कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे P2 है, पहले P1 तो दूसरे पे दाब क्या है, P2 है। तो इस क्षेत्रफल पर दाब P2 लग रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप बॉटल को इमर्स कर रहे हो, या तो इस तरीके का जो तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को, जो कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर की पानी को आप अभी कुछ समय के लिए इग्नोर कीजिए कि मान लीजिए कि अंदर पानी है ही नहीं। तो जब आप पानी में डुबोएंगे तो ऊपर वाला पोर्शन केवल इस पृष्ठ पे बल लगा पाएगा, जबकि नीचे वाला पृष्ठ पोर्शन क्या करेगा, इस पृष्ठ पे बल लगाएगा। और इस पृष्ठ पर जो बल लगेगा किधर लगेगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर थोड़ी लगेगा, क्योंकि पूरा तो खोखला है और उसे हम नीचे डुबो रहे हैं, तो वो तो ऊपर की ओर प्लावन बल लगाएगा, ठीक है। तो इस वाले पृष्ठ पर जो फोर्स लगता है, एक्ट करता है, वो किधर की ओर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस फोर्स का मान क्या होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, P2 इंटू A। ध्यान से देखो, पहले समझो, हाँ, ठीक है। तो P2 इंटू A, इधर से ऊपर की ओर फोर्स ना। तो क्या देखा हम लोगों ने कि इस वाले पृष्ठ पर जो बिंदु C कंसिडर किया था, तो उस पर बल नीचे की ओर P1 इंटू A, इसका खुद का भार जो है वो नीचे की ओर mg। और जो तीसरा जो पृष्ठ हम लोग कंसिडर किया, नीचे वाला पृष्ठ कंसिडर किया बिंदु D के कारण, तो उस पर फोर्स क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा ना, नीचे वाला ऊपर को, ऊपर वाला नीचे को, ठीक है। किस नहीं समझ में आया, कैसे बताएं। जैसे कि आप एक खाली, हाँ प्रैक्टिकल तो हो जाएगा तुरंत। खाली बॉटल, एक खाली बॉटल लेना, आप इस तरीके का बॉटल लेना ना। जब उसे आप नीचे डुबोगे खाली बॉटल, तो अंदर से तो पूरा खाली है, ठीक है। तो जब वो पानी में डूब जाएगा तो उसके ऊपर का जो पानी का पोर्शन है वो तो उसे नीचे दबाएगा,
जबकि नीचे वाला पानी उसे ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा। अगर खाली बॉटल है तो वो डूबेगी नहीं, तो नीचे वाला पानी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है ना, तो नीचे जो इसके नीचे का पानी जितना है वो सब इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगी, जबकि ऊपर जितना पानी रहेगा वो थोड़ी खींचेगा, वो तो नीचे ही दबाएगा। ठीक है, तो बॉटल के ऊपर जो पानी है वो नीचे की ओर दबाएगा उसे, तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, जबकि बॉटल के नीचे का जो पानी है वो उसे ऊपर की ओर अपथ्रस्ट लगाएगा। जब आप उसे डुबोगे तो आपको भी फील होगा इस तरीके से कि नीचे से कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, या तो एक आप लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करते हो ना, गाँव में तो बहुत किया जाता है, खाली लोटा लिया जाता है, लोटे के अंदर किया जाता है, रुमाल भर देते हैं लपेट कर, उसके बाद उसको रुमाल, ठीक है, उसके बाद लोटे को क्या करते हो, उल्टा डुबोते हैं। तो उल्टा डुबोते हैं तो क्या करता है, पहली बात तो आसानी से डूबता नहीं, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, फिर आप पूरा बल लगाकर उसे डुबो भी देते हो, उसके बाद निकाल भी लेते हो, तो रुमाल एकदम सूखी की सूखी रहती है। देखते हो ना, प्रैक्टिकल करते हैं आजकल लेना, बिल्कुल भी नहीं भीगेगी, क्योंकि पूरे के पूरे जो लोटा होता है आपके पास, ठीक है, तो पूरे लोटे में क्यों विकास विकास क्यों रहे हो तो उसमें क्या है, लोटा का एग्जांपल दिए तो उसमें हंसने वाली कौन सी बात है। ठीक है, तो क्या होता है, तो उस केस में उसमें हवा जो भरी रहती है, उस हवा के कारण वो हवा पानी को फोर्स कर नीचे से प्रेस करके अपने स्थान को ग्रहण करे रहती है और उससे रुमाल भीगने नहीं पाता ना। तो इस तरीके से इसको समझना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमसे कौन सा है, मार्कर डस्टर क्या हुआ, सर जी गिलास में कहेंगे तो हाँ इसमें दस्ती डालना। देखो, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, देखना, देखो चल चुप रहो आप लोग। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि जो द्रव कालम बना, इस द्रव कालम का हम तो भार निकालते हैं। तो द्रव कालम का भार, तो द्रव कालम का भार, कालम का भार, तो जब भार निकालेंगे तो भार बराबर क्या होता है, mg, W बराबर mg, तो m इंटू जी mg। तो mg जब निकालोगे आप तो mg बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणते घनत्व। ठीक है, ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को लिख सकते हो आयतन v, कैपिटल V है, गुणते घनत्व, घनत्व हम लोग यहाँ पे रो कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, इंटू जी, ये हो गया, चुप रहो। ठीक है, तो mg इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आयतन को क्या लिख सकते हैं, आयतन को एरिया इंटू हाइट। आपको एरिया पता है, एरिया से अगर हाइट का गुणा कर दिया है तो आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो आयतन वैसे भी आप सिलेंड्रिकल है तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एरिया पता है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, शुभम ध्यान दो सर। ठीक है, तो आयतन जब निकालोगे तो v इज इक्वल टू a इंटू एच, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, और क्या है, रो और g। तो इस तरीके से भार जो था, भार की कैलकुलेशन हमने किया तो कितना आ गया, a रो g और h। ठीक है, तो द्रव स्तंभ का हम लोग क्या करेंगे, पहले भार कैलकुलेट कर लेंगे। तो भार जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद ना ये हम लोग एज्यूम करेंगे ना, जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो कंसिडर कर लेते हैं। माना तरल स्तंभ, तरल स्तंभ के बिंदु, आप लोग करते जाइए, फिगर बनाते जाइए कम से कम। माना तरल स्तंभ के बिंदु C पर दाब कितना है, P1, व बिंदु D पर दाब कितना है, P2 है। ठीक है, और क्या है, पूरा का पूरा जो इस तरीके से कालम है ये क्या है, साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो चूंकि पूरा जो द्रव कालम है, द्रव का कालम, द्रव ये स्तंभ है, तो द्रव स्तंभ क्या है, साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है। अतः इस पर कार्य करने वाले, इस पर साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब रहता है जब उस पर एक्ट करने वाले फोर्सेस, नेट फोर्सेस क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है, साम्यावस्था का मतलब कि ये इधर भी नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, और नीचे भी नहीं जा पाएगा, ऊपर भी नहीं पाएगा। जैसे इसको समझो, नहीं अभी समझो पहले। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, पहले रुको, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, दो डायरेक्शन हो गए, दोनों डायरेक्शन से इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिए, F और F, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा,
कि इधर भी नहीं, बीच में ही रहेगा। रस्सा कसी का खेल आप लोग खेलते हो, देखते हो कि 4 लोग उधर लगे हैं, 4 लोग इधर लगे हैं, खींचते रहो, कितना भी खींचते रहो, ना रस्सी टूटेगी और ना किधर भी खींचा जाएगा। तो क्या करता है, तो जिसको मज़ा लेना रहता है वो ढीला कर देता है, अपना छोड़ देता है, तो उधर वो लोग गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से इसको समझो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहा जाएगा, साम्य अवस्था में कहा जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पर बात किए, मान लो कि ये द्रव में नहीं है, लेकिन अगर द्रव में है तो उसमें ऊपर और नीचे से भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे का भी फोर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर उधर नहीं जा पाएगा, ऊपर नीचे तो जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम लोग कंसिडर कर लिए हैं कि ये द्रव क्या है, ये जो कॉलम है वो कैसा है, साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो चूंकि द्रव स्तंभ साम्य अवस्था में है, अतः इस पर कार्य करने वाले जो क्षैतिज बल होंगे, कार्य करने वाले क्षैतिज बलों का योग क्या होगा, शून्य होगा। क्षैतिज बलों का योग शून्य होगा, ध्यान देना, शून्य होगा। क्षैतिज बल समझ रहे हो ना, तो ये वाले इधर से जितने भी फोर्सेस इसमें लग रहे होंगे सब के सब बराबर और विपरीत होंगे, और इस पर नेट फोर्स 0, मतलब कि क्षैतिज बल कोई नहीं कार्य कर रहा है इस पर, केवल ऊर्ध्वाधर लंबवत बल जो हैं वो बचे हैं। ठीक है, तो क्षैतिज बलों का योग शून्य होगा। ठीक, रब करें, क्यों नहीं कार्य करेगा, करेगा, करेगा। अगर आप एक समझो, कोशिश इसको समझो कि अगर आप पात्र एक लो, ठीक है, और उसमें पानी रेस्ट पोजीशन पे हो, यानी कि स्थिर हो, फिर उसके बाद उसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट डुबो, यानी कि रखो जो उसके अंदर क्या करे, डूबता हुआ तैरता रहे। ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना जिनका घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो ज़्यादा अगर हुआ तो डूब जाएंगे ना, तो बराबर हो अगर तो डूबते हुए तैरते रहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं है, लकड़ी, लकड़ी तैरती रहती है पानी के अंदर, प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर जाता है तब भी तैरती रहती है प्लास्टिक की बाल्टी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेगा कि अगर पानी रेस्ट में रहेगा तो वो एकदम इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, ना तो इधर जाने पाएगा ना तो उधर जाने पाएगा। ठीक है, तो क्षैतिज बल उसमें लग रहे हैं, और उसी पानी को अगर क्या करते हैं, उसमें हलचल होगी तो जिधर की डायरेक्शन में हलचल रहेगी उधर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या बिना क्षैतिज बल के, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्षैतिज बल कार्य करते हैं, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्षैतिज बल कार्य करेंगे, लेकिन अभी इस केस में हम लोग क्या किए, साम्य अवस्था में कंसिडर किए, मतलब पानी रेस्ट में है तो क्षैतिज बल नहीं कार्य करेगा। और बाकी लोगों को क्वेश्चन पूछना नहीं है, क्यों, बाकी लोग बगल कराने के चक्कर में ही लगे रहते हैं पूरी ताकत से। चलो अच्छा है। हो गया, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके छोड़ दीजिए, नहीं अभी इरेज कर देंगे हम तो आपको याद नहीं रहेगा। होने दो, आ रहा है, हमारा फोटो नहीं आ रहा होगा, वो लोग भी स्क्रीन साफ कर रहे होंगे। रब करें, देखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो रहेगा विरामावस्था में रहेगा, यानी कि साम्य अवस्था में रहेगा, तो उस केस में उस पर क्षैतिज बल शून्य हो गए। ठीक है, तो अतः ना क्षैतिज बल शून्य है तो ऊर्ध्वाधर पर भी शून्य होना चाहिए। अतः द्रव स्तंभ पर कार्य करने वाले, द्रव स्तंभ पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी भी शून्य होना चाहिए, या कुल बल शून्य होना, करने वाला कुल बल शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अर्थात ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात अब देखेंगे हम लोग इसे। तो पहला तो इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, P1A नीचे की ओर, तो क्या हो गया, तो P1 मार्कर दूसरा लेते हैं,
क्या हो जाएगा आपके पास, तो P1 इंटू ए किधर है, नीचे की ओर। यहाँ पर हम डायरेक्शन बता दे रहे हैं, कहीं भी बुक में, किसी भी बुक में, किसी भी राइटर बुक में ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, लेकिन मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो P1 ए नीचे की ओर, mg यहाँ पर mg किधर है, नीचे की ओर ही, ठीक है। तो mg ये भी किधर की ओर है, नीचे की ओर। और प्लस तीसरा बल कौन सा है, इसके कारण P2a, तो P2a ये किधर है, ऊपर की ओर। वेरी गुड। और कुल बल कितने होने चाहिए, 0। कोई ऑब्जेक्ट साम्यावस्था में है तो उसमें हर तरीके के बल शून्य होना चाहिए। तो पहले हम क्षैतिज ले लिए, फिर उसके बाद लंबवत ले लिए। तो लेकिन जब भी आप बलों को दिखाते हो तो बलों को एक निश्चित डायरेक्शन में ही दिखाते हो, सारे डायरेक्शन में जोड़कर 0 नहीं किया जाता है। तो ये दोनों तो नीचे हैं, ये वाला क्या है, ऊपर की ओर है, तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे की ओर। तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो P1a नीचे की ओर प्लस mg नीचे की ओर, और तीसरा माइनस P2a। अब ये भी क्या करेगा, नीचे की ओर। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, इसके डायरेक्शन को बता रहा है, चूँकि ये बल है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप P2a को ना, mg को इधर रखिए तो mg इधर हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा आपके पास, P2a उधर जाएगा। अब इसको आप हटा सकते हो, एरो साइन से कोई मतलब नहीं। तो P2a प्लस हो जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, P1a। तो mg इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, और P2 माइनस P1, इतना आ गया। आगे देखिएगा, देखिएगा तो क्या हो गया आपके पास, तो P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू mg अपान a। इसका क्या मतलब, तो अब अगर हम पानी पर ग्रेविटी का इफेक्ट ना कंसिडर करें, ठीक है ना, तो यदि क्या हो जाए, तरल पर गुरुत्व का प्रभाव ना हो, गुरुत्व ना का प्रभाव ना हो, गुरुत्व का प्रभाव ना होने का मतलब प्रभाव ना हो, इस केस में g इज इक्वल टू 0। तो जब g को 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उस केस में, आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू 0। तो P2 इज़ इक्वल टू P1। ये एक इम्पॉर्टेंट नियम है कि गुरुत्व की अनुपस्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। अतः यहाँ लिख दीजिएगा, गुरुत्व के अनुपस्थिति में, गुरुत्व या गुरुत्वीय बल के अनुपस्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर, नहीं आ रहा है, आ रहा है, हाँ हाँ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, ठीक है। हो गया, इरेज करें बाकी चीज़ें, देखिएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं कि गुरुत्व ना उपस्थित हो, गुरुत्व तो सब जगह कार्य करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इसको बना दीजिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या है, 1 का लेफ्ट हैंड साइड mg बराबर क्या था, a रो जी एच, ठीक है। तो a रो जी एच इज इक्वल टू, इसका क्या है, a इंटू P2 माइनस P1। तो a से a कैंसिल आउट। तो P2 माइनस P1 जो है तरल स्तंभ के कारण जो दाबांतर है वो रो जी एच के बराबर होता है। ये हमें कैलकुलेट करना था, आगे बाकी हम लोग कल देखेंगे। चलिए।